गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बागवानी क्लासेस में पुनः से स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ग 10 का इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद का तीसरा भाग हम लोग देखने जा रहे हैं। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मेटरनिख युग की शुरुआत हुई थी, यानी कि 1815 से लेकर 1848 तक का जो उनका युग था मेटरनिख का, उसके बारे में हम लोगों ने कल जानकारी लिया था। और उसमें हम इसके साथ हम लोगों ने भी जानकारी ली थी कि जो नेपोलियन जिन 4 देशों से हारा था उसकी अध्यक्षता मेटरनिख ने ही की थी, और उसकी अध्यक्षता में ही वियना समझौता यानी कि वियना संधि हुआ था। आइए हम उसके आगे आज देखते हैं। वियना संधि का अध्यक्षता किया था और वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख। इसने क्या किया था, कुछ अपने नियम बनाए थे, अपने कानून बनाए, जिसके तहत पर उसने यूरोप को जो है संचालित करने की व्यवस्था को सोचा। पहला था घोर प्रतिक्रियावादी था। जितने भी राष्ट्रवादी थे उनका ये प्रतिक्रियावादी था। उनको जो है नहीं चाहता था कि उनकी राष्ट्रवादी जो शक्तियाँ जो है बढ़े, और उनको दबाने का हर संभव प्रयास किया करता था। साथ ही साथ क्रांतिकारी जितनी भी विरोधी शक्तियाँ थी वो अपनी जो है उसमें झोंक दिया कि क्रांतिकारियों को जो है दमन करा दिया जाए, क्रांतिकारी आगे ना बढ़े। इसने एक नारा दिया था, मेटरनिख ने एक नारा दिया, शासन करो और कोई परिवर्तन ना होने दो। यानी कि मेटरनिख का ये नीति था कि शासन करते रहो और किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं लाओ। जनता को चिल्लाने दो, जनता जैसे करती है करने दो, तो अपना चुपचाप शासन करो, किसी तरह के परिवर्तन को लाने की चेष्टा न करो। और इसने नेपोलियन के पहले जितने भी व्यवस्था थे उनका समर्थन किया। नेपोलियन की व्यवस्था का पूर्णतः विरोध किया, जैसे कि आपने ऊपर भी देखा। ठीक है, इस तरीके से इस मेटरनिख युग की शुरुआत 1815 से होती है और आगे हम लोग देखेंगे 1848 में इस मेटरनिख युग की समाप्ति हो जाती है। 1830 में इसकी जो है मेटरनिख युग की समापन की क्रिया शुरू होती है। और वो कैसे शुरू होती है, तो हम लोगों ने देखा कि वियना समझौता की जो अध्यक्षता किया था मेटरनिख ने, इसमें जितने भी नेपोलियन के द्वारा जीते गए क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों को इन 4 राष्ट्रों ने आपस में मिलकर के बांट लिया था। उसमें इटली को जो है ऑस्ट्रिया ने लिया था, यानी कि ऑस्ट्रिया के देखरेख में इटली की जो है कार्यवाही चल रही थी। उस समय 1830 में एक मेजनी नाम का व्यक्ति आया जो ऑस्ट्रिया का विरोध करना शुरू किया, यानी कि मेटरनिख की नीतियों का विरोध करना शुरू किया। और ये अंदर ही अंदर काफी, हालांकि मेटरनिख ने किसी भी व्यवस्था को संचालित होने से, क्रांतिकारी गतिविधियों को पनपने से रोक रखा था, लेकिन ये अंदर ही अंदर मेजनी जो था काफी शक्तिशाली संगठनों का निर्माण करता रहा, और वो एक दिन इसके लिए मेटरनिख के लिए घातक साबित हुआ। इसने क्या किया कि ऑस्ट्रिया से मुक्ति हेतु राष्ट्रवादी संगठनों का निर्माण किया कि हम ऑस्ट्रिया से कैसे मुक्ति पालें, और अंदर ही अंदर जनशक्ति का वो समर्थन लेता रहा। सबसे पहले उसने क्या किया, यंग इटली नामक संस्था का निर्माण किया। यंग इटली में यह नौजवानों की एक संस्था थी जिसके माध्यम से वो क्रांतिकारी शक्तियों का विकास करता था और क्रांतिकारी घटनाओं का जो है अंजाम दिया करता था। और इसी तरीके की एक और संस्था का उसने निर्माण किया जो पूरे यूरोप में इसकी जो है प्रचार प्रसार में सहयोग करते थे। यंग यूरोप करके नामक एक संस्था बनाया था जिसमें मेजनी के प्रचार प्रसार का जो है ये काफ़ी सहायता किया करते थे। इसने कार्बोनरी नाम की एक संस्था बनाया था जो काफ़ी उग्रवादी संस्था था। उसमें क्रांतिकारी दलों का वो संगठन था जो मारधाड़ पे ज़्यादा विश्वास करते थे। जहाँ जरूरत पड़ती थी मारधाड़ की, वहाँ उनको वो भेजा करता था। ये मेजनी के द्वारा बनाए गए राष्ट्रवादी संगठन थे।
इस तरीके से ये जो होता है मेजनी जो है क्या होता है, इटली को जो है एकीकरण हुआ। साथ में इटली के एकीकरण में भी इसने काफी योगदान दिया था। अब इटली के एकीकरण का क्या मतलब, यानी कि इटली जो है 3 भागों में बटा हुआ था, उसको हम आगे पढ़ेंगे कि किन भागों में बटा हुआ था और कैसे बटा हुआ था, कैसे इसने एकीकरण किया, वो अगले अध्याय का है। तो यहाँ पर इसने एकीकरण में भी काफी योगदान दिया और इटली के राष्ट्रवादी संगठनों को भी एकत्रित करके उसके सत्ता परिवर्तन में भी काफी योगदान दिया। अंततः ये हुआ कि ये ऐसी गतिविधियां जैसी मेजनी ने चलाई इटली में, यूरोप के अन्य राष्ट्रों में भी ये गतिविधियां धीरे धीरे पनपने लगी इटली के देखा देखी। और धीरे धीरे वो क्या हुआ कि पूरा यूरोप में मेटरनिख की जो व्यवस्था थी उसमें हलचल मच गई, उसके विरुद्ध जो है आवाज़ उठने लगी। ये आवाज़ इतनी बढ़ी कि 1848 में मेटरनिख के ही पास उसी के राष्ट्र में, यानी कि ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में ही जो है ये आवाज़ उठने लगी। और इसका परिणाम ये हुआ कि 1848 में वियना में जनता के साथ जो है मेटरनिख के सैनिक के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में मेटरनिख की सैनिक का हार हुआ और जनता वहाँ की विजय हुई। और अंततः मेटरनिख को राजगद्दी छोड़ करके इंग्लैंड पलायन करना पड़ा और वो इंग्लैंड पलायन कर गए। इस तरीके से अगर हम देखें तो क्रांतिकारियों का जो दौर रहा यूरोप में, तो 1830 से लेकर के 1848 तक कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं फ्रांस की जुलाई क्रांति। फ्रांस में जुलाई में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी। जो कौन सी क्रांति हुई, कैसे क्रांति हुई, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। वहां पर नेपोलियन का जब युग समाप्त हुआ तो लुई, हमने कल पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नेपोलियन की क्रांति का जब युग हुआ, युग का जब समापन हुआ, यानी कि वीना संधि के बाद फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपा गया। तो उसके बाद प्रतिक्रियावादियों और सुधारवादियों में तालमेल बैठाने का काम काफ़ी हद तक इन्होंने लुई 18वां ने किया। वो काफ़ी होशियार, काफ़ी समझदार व्यक्ति था और उसने क्रांतिकारी और सुधारवादी दोनों के बीच तालमेल बैठाने का काम किया। क्रांतिकारी वो थे जो राष्ट्रवादी शक्तियों को बढ़ावा देना चाहते थे, नहीं देना चाहते थे, और जो सुधारवादी थे वो राष्ट्रवादी शक्तियों को बढ़ावा देना चाहते थे। इन दोनों के बीच में तालमेल करना काफ़ी कठिन था, लेकिन वो अपने बुद्धि विवेक से काफ़ी हद तक तालमेल बैठा करके इन दोनों को जो है अपने साथ में रखा करता था। और तत्पश्चात उसने संवैधानिक सुधार भी किए, जिससे जनता काफ़ी खुश हुई और इसका जो है सत्ता का प्रचलन काफ़ी हद तक बेहतर रहा और अच्छे ढंग से चलता रहा। समय बीतता गया और 1824 में लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है। लुई 18वां की मृत्यु के पश्चात वहाँ का राजा जो बनता है वो चार्ल्स 10 बनता है। चार्ल्स 10 जब राजा बनता है तो वो कहता है कि मैं अपने स्वेच्छा से राज करूँगा, मैं किसी अंग्रेज के से किराए मसौदे पर या अंग्रेज के इशारे पर मैं अपना शासन व्यवस्था नहीं चलाऊंगा। इस तरीके से स्वेच्छाचारी वो शासन करने लगा, अपनी इच्छा से, जो अपनी इच्छा में आए उसी तरह का वो शासन करता था। किसी से कहा सुना, जनता का कहा सुना कुछ नहीं सुनता था, या किसी राजा का सलाह या किसी भी मंत्री का सलाह वो बहुत कम सुनता था, स्वेच्छाचारी था। और उसने क्या किया कि ये लुई 18वां के ठीक विपरीत अपना कार्य शुरू किया। चर्च एवं कुलीनों का ताकत उसने बढ़ाने का काम किया। चर्च को जो है ताकत बढ़ा दी और कुलीनों को, जो धनी वर्ग के लोग थे, उनको और जो है उनको प्रोत्साहित करने लगा और उनको और धनी बनाने का प्रयास करने लगा। उदारवादियों का दमन किया, जितने भी उदारवादी थे उनका दमन किया, उनको कुचला, उनको आगे बढ़ने के से रोका। उदारवादी शक्तियों को वो बढ़ावा नहीं देना चाहता था। साथ ही साथ अखबार, भाषण पर पाबंदी लगा दिया। अखबार हो या भाषण हो, उस सब पर पाबंदी लगा दिया कि भी किसी भी तरह का अखबार जो है मेरे मर्जी के खिलाफ नहीं छपना चाहिए, मेरे विरोध में कहीं भी भाषण नहीं होना चाहिए, इस पर सख्त पाबंदी लगाया। अगर किसी तरह की का इसका खंडन होता था उसको जो है विरुद्ध सख्त से सख्त कानून उसने बना रखा था। तो ये हुआ इसके फ्रांस की जुलाई क्रांति के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ देखिए 1830 में जब ये चार्ल्स 10 जो था, चार्ल्स 10 जो है 1830 में अपने अधीन एक प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। ये तो जो स्वेच्छाचारी था, दुराचारी था, वो तो कर ही रहा था, साथ ही साथ अपने ही जैसे एक
व्यक्ति जिसका नाम था पोलिग्नेक। पोलिग्नेक को 1830 में फ्रांस का वो क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो इससे भी वो बढ़कर तानाशाह था, इससे भी बड़ी स्वेच्छाचारी उसमें नीति थी और दुराचारी भी था। और इसने काफ़ी हद तक जनता को तबाह कर दिया। कुछ ऐसे अध्यादेश और कानून को बनाने के लिए इसने चार्ल्स दसम को प्रेरित किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि चार्ल्स की सत्ता जो है आगे चली जाती है, उसको हम लोग देखते हैं। और 25 जुलाई को 4 अध्यादेश जारी किया चार्ल्स दसम ने, जो जनता के बिल्कुल ही विरोध में था, जनता के बिल्कुल जो है कष्टदायी अध्यादेश थे। अध्यादेश का मतलब होता है कानून बनाना। 4 कानून ऐसे बनाए चार्ल्स दसम ने जो जनता को काफ़ी कष्टदायी थे। इसके लिए जनता ने जो है काफ़ी विरोध किया और साथ ही साथ विद्यार्थी, सैनिक, किसान एवं अन्य जो सामान्य वर्ग के लोग थे, सब लोग सड़क पर उतर आए चार्ल्स दसम के विरोध में। और ये इतना आंदोलन बढ़ा, इतना बढ़ा आंदोलन कि यहाँ पर जो है इसके विरोध में काफ़ी शक्तियाँ जो है, ये जो शक्तियाँ थी काफ़ी शक्तिशाली हो गई। और अंततः जो है क्या हुआ, 27 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक ये जो आंदोलन चला, 3 दिन का आंदोलन, ये महान क्रांति के रूप में फ्रांस की जुलाई के नाम में, फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की जुलाई क्रांति के नाम से जो 3 दिन की जो क्रांति हुई थी 27 जुलाई 1830 से लेकर के 30 जुलाई 1830 तक। और इस 3 दिनों के परिणाम हुआ, 3 दिनों के आंदोलन का ये परिणाम हुआ कि तत्पश्चात जो है चार्ल्स दसम को इंग्लैंड पलायन करना पड़ा, राजगद्दी छोड़ के इंग्लैंड भागना पड़ा। ठीक है। और इसके जगह पर प्रतिनिधित्व वाली सरकार लुई फिलिप का जो है सरकार बन जाता है और जनता वहां पर जो है अपनी चुनी हुई सरकार के अधीन में गुजर बसर करने लगती है। ठीक है। आइए देखते हैं जुलाई क्रांति के प्रभाव क्या हुए। जुलाई क्रांति के प्रभाव हुए, बहुत सारे प्रभाव हुए। जुलाई क्रांति के प्रभाव ये हुए कि जो फ्रांस में क्रांति हुई उसके स्थान पर पूरे फ्रांस में तो सत्ता परिवर्तन हुआ ही, साथ ही साथ जो उसके अड़ोसी पड़ोसी देश थे उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं घटी, यानी कि जो प्रतिक्रियावादी शासन व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन आया। और ये धीरे धीरे इसका असर ऐसा हुआ कि यूरोप से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका असर देखने को इतिहास में हमको मिलता है। आइए हम देखते हैं कुछ जो उसके तत्कालीन प्रभाव थे उसको। फ्रांस के अलावा अन्य राष्ट्रों पर भी इसका प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ा। जो घटना यहाँ घटी, लोगों ने ये सोचा कि भाई अगर हम अपने सरकार के विरोध में, अगर हमारी सरकार हम पर दमनकारी नीति चलाती है तो हम उसके विरोध में अगर आवाज़ उठाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी आवाज़ को सुना जाएगा। अगर नहीं सुना जाएगा तो हम सरकार को कुचल देंगे और अपनी इच्छा का प्रतिनिधित्व वाली सरकार बना सकते हैं, जो जिसका ज्वलंत उदाहरण फ्रांस की जुलाई क्रांति थी। ठीक है। इसके बाद है क्रांति का मार्ग मिला। इस घटना के बाद जो अन्य लोग थे जो अपने विचारों को कुंठित करके जी रहे थे, उनको जो है उनका मार्ग प्रशस्त हुआ, क्रांति का एक मार्ग मिला कि हम भी लड़ेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है, जब आप देखेंगे कि फ्रांस की जो क्रांति थी, इस क्रांति के बाद जो पूरे यूरोप में जो लहर दौड़ी थी, इस लहर को देख करके मेटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है। यानी कि वो इसने इशारा किया था कि फ्रांस एक ऐसा देश है, ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर किसी भी तरह की क्रांति होती है तो उसका परिणाम जो है पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। यानी कि वो शब्द थे क्या, फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है। ये अधिकतर परीक्षाओं में पूछता है कि ये किसका कथन है। ठीक है। तो इसके 2 कथन आपको याद रखने। एक कथन यह है कि जब फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है, वो यहाँ है। और दूसरा कथन जो है, नारा जो है वो है कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। ये दोनों तरह के जो है कथन के बारे में अधिकतर पूछा जाता है। इसके जो परिणाम हुए जुलाई क्रांति के, उसमें आइए सबसे पहले देखते हैं स्पेन में देखने को मिला। स्पेन में फर्डिनेंड के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ। वो तानाशाही था, दुराचारी शासक था और जनता की भलाई की कम सोचता था। तो उसने क्या किया, फर्डिनेंड के विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया और नतीजा ये हुआ कि जनता की मांगों को स्वीकारा गया और जनता के
मनपसंद प्रतिनिधि सरकार का निर्माण होगा। यही घटना देखने को पुर्तगाल में भी मिली। मिंगुएल के विरोध में आंदोलन हुआ और नतीजा ये हुआ कि सत्ता परिवर्तित होकर डोला मारिया को जो है राजगद्दी पर बैठाया गया। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं जो जुलाई क्रांति के प्रभाव के रूप में हम लोग देख सकते हैं। आज का ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है और अपने दोस्तों को बताइए, मन लगा के पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।